नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। आरोग्य विभाग की बैठक के बाद महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज आरोग्य विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें सार्वजनिक आरोग्य विभाग और वैदिक विभाग का जायजा लिया गया और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आवश्यकता है उसके बारे में निर्णय लिया गया है। 15 दिन में अधिकारी उसकी समीक्षा करेंगे और एक रिपोर्ट पेश करेंगे। 25 नए सिविल अस्पताल का पुनर्निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। आज आरोग्य विभाग की एक बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। उसमें दोनों डीसीएम, दोनों मिनिस्टर, सभी अधिकारी उपस्थित थे और उसमें पूरी तरह आरोग्य विभाग का, सार्वजनिक आरोग्य विभाग और वैद्यकीय शिक्षण विभाग दोनों का जायजा लिया गया। सभी कलेक्टर थे और इसमें जो जहां कैपेसिटी के अनुसार जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो आवश्यकता है उसके बारे में निर्णय लिया गया। 15 दिन के अंदर हमारे अधिकारी उसका रिव्यू लेंगे और उनका रिपोर्ट पेश करेंगे, क्योंकि जब मेडिकल कॉलेज की घोषणा होती है तब सिविल हॉस्पिटल को उससे अटैच किया जाता है और इसलिए दोनों सिस्टम पैरेलली शुरू रहनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज जैसे ही अनाउंस होगा तो यहाँ सिविल हॉस्पिटल का भी काम शुरू होगा और नए 25 सिविल हॉस्पिटल का पुनर्निर्माण करने का भी निर्णय लिया है। मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का निर्णय लिया है और पूरी तरह यहाँ पर जो दवाइयाँ है उसमें भी कोई कमी ना रहे, इसीलिए जो प्राधिकरण है उसने तुरंत ऑर्डर पेश कर दी है और वो दवाइयाँ मिलेगी। कलेक्टर को भी सरकार ने अधिकार दिए हुए हैं, दवाई खरीदी और मैन पावर लेने का अधिकार उनको दिया है। उन्होंने भी उनको दिए हुए निर्देश के अनुसार सभी जिलाधिकारियों ने सभी अस्पताल को विजिट किया है। अस्पताल का परिसर हो, वहाँ का पीने का पानी हो, वहाँ अस्पताल के अंदरूनी साफ सफाई हो, इसे पूरी तरह बारीकी से उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और जो आरोग्य विभाग पर, वैद्यकीय शिक्षण विभाग पर जो खर्च होता है, मेरे ख्याल से दुगना खर्च, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम खड़े करेंगे तो निश्चित रूप से पैसे की कोई भी कमी ना रहेगी। ऐसा निर्णय सरकार ने लिया हुआ है, इसलिए आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण थी और इसका फायदा पूरे महाराष्ट्र के जनता जो है, जो पेशेंट्स है, जो रुग्ण है, उनको होगा। उनके लिए ही 1.5 लाख का 5 लाख रुपया महात्मा ज्योतिबा फुले वो जो इंश्योरेंस कवर्ड है उसको भी लागू किया है। कैशलेस सेवा हम लोग लागू कर रहे हैं और इसलिए पूरी तरह आज की बैठक में सब निर्णय लिए गए हैं। वहीं राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव की तारीख और बीजेपी उम्मीदवार सूची पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि जिनको टिकट नहीं मिला है उन्हें स्वाभाविक रूप से दुख होता है, लेकिन पार्टी के पास बातचीत जारी है। दूसरी सूची जल्द ही सामने आएगी। कांग्रेस सरकार 10 साल थी, अभी वे विपक्ष में है, इसलिए उन्हें जातिगत जनगणना का विषय याद आ रहा है। ये भी बातें उन्होंने इस दौरान कही। जो अभी जिसको टिकट नहीं मिला है, जो इसको थोड़ा दुख स्वाभाविक रूप से होता है। उन लोगों से बातचीत करने की एक व्यवस्था पार्टी में है, वो ऑलरेडी व्यवस्था हमने शुरू किया है। बातचीत का श्रृंखला चालू है, वो ठीक हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है, तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है इसे कुछ होगा नहीं। और उसके साथ जो दूसरी सूची का आप बता रहे, बहुत जल्दी हो जाएगा। रायपुर में जातिगत जनगणना पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों ने एकजुट होकर कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी जातियां हैं जो पिछले 75 सालों से बनी योजनाओं के बहुत से दूर है, उनका विकास नहीं हो पाया है। जाति जनगणना के बारे में जो बात कही थी उसे सीडब्ल्यूसी ने मुहर लगाया। सभी सदस्यों ने एक मतेन कहा कि जाति जनगणना होना चाहिए, क्योंकि इससे चाहे वो किसी वर्ग को हो, मान लो हम अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़े वर्ग कहते हैं, अपर क्लास की बात करें
इसमें बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो 75 साल में विकास के दौर में पिछड़ गए हैं, या शैक्षणिक रूप से हो या आर्थिक रूप से हो। इन सब चीज़ों में यदि पिछड़े हैं तो उनके लिए योजना बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जनगणना करना। हम अपर क्लास में भी देखते हैं बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो अपर क्लास में आते हैं लेकिन आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति उनकी कमजोर है। पिछड़े वर्ग में भी देखें बहुत सारी जो छोटी छोटी हमारी जातियां जिसकी संख्या कम है या शैक्षणिक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके लिए योजना बनाना। अनुसूचित जाति जनजाति में भी आप देखेंगे बहुत सारी जातियां हैं और उसके आगे बढ़ाने के लिए जाति जनगणना होना जरूरी है। वहीं इंडिया अलायंस की सीट बंटवारे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे मालूम है तो इंडिया गठबंधन की सीट बंटवारे को लेकर कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है। मुझे इसका एक तरह से अफसोस भी है क्योंकि हमें कई महीनों हो गए हैं। मैं अन्य पार्टियों से इस बारे में बात करता तो उधर से ही यही जवाब सुनने को मिलता। हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। देखना, फिलहाल तो इंडिया अलायंस में जहां तक मुझे मालूम है सीट शेयरिंग की कोई बात शुरू नहीं हुई है। और एक तरफ से मैं कहूं तो मुझे इस बात का अफसोस भी है क्योंकि अब कई महीने हो गए हमें पटना, उसके बाद बेंगलुरु, उसके बाद मुंबई, फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग 1 महीने से ज़्यादा हो गया शरद पवार साहब के घर में दिल्ली में। लेकिन जब मैं बाकी पार्टियों के जो मेरे दोस्त हैं उनसे मालूम करने की कोशिश करता हूं कि कहीं पे आपकी सीट शेयरिंग पे कोई बातचीत शुरू हुई है तो वहां से सुनने में आता है कि नो डिस्कशन हैज स्टार्टेड। हम भी डिस्कशन के लिए तैयार हैं, आ जाएं, हम बैठ के बात करेंगे क्योंकि मकसद यही है। जिस तरह करगिल में बीजेपी को रोकना मकसद था उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी हम बीजेपी को रोकना चाहेंगे। लद्दाख में हम इजरायल और फिलिस्तीन के बीच बीते 7 अक्टूबर से जंग जारी है। इन 3 दिनों के दौरान युद्ध की वजह से अब तक गाजा और वेस्ट बैंक में 704 लोगों की मौत हुई है और 2616 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं इजरायल में 900 लोगों की मौत हो चुकी है और 3800 लोग घायल हैं। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को लेकर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इजरायल ने इस युद्ध को शुरू नहीं किया लेकिन ख़त्म हम करेंगे। आपको बता दें कि हमास की तरफ से युद्ध शुरू करने के बाद इजरायल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 लाख सैनिक जुटाए हैं, जबकि इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1973 के योम किपुर युद्ध में इजरायल ने 4 लाख रिजर्व सैनिकों को बुलाया था। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक संबोधन में कहा कि इजराइल युद्ध में हम ये युद्ध नहीं चाहते थे, इससे सबसे क्रूर तरीके से शुरू किया गया था। हालांकि इजराइल ने इस युद्ध को शुरू नहीं किया लेकिन इजराइल इसे खत्म कर देगा। पीएम नेतन्याहू ने हमास पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसके लंबे समय तक इसे याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमास समझ जाएगा कि उन्होंने हम पर हमला करके ऐतिहासिक गलती की है। हम ऐसी कीमत वसूलेंगे जो उन्हें और इजराइल के दुश्मनों को आने वाले दशकों तक याद रहेगा। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless, once the Jewish people were defenseless, no longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. The savage attacks that Hamas perpetrated against innocent Israelis are mind-boggling. Slaughtering families in their homes, massacring hundreds of young people at an outdoor festival, kidnapping scores of women, children, and elderly, even Holocaust survivors. Hamas terrorists bound, burned, and executed children. They are savages. Hamas is ISIS. And just as the forces of civilizations united to defeat ISIS, the forces of civilization must support Israel in defeating Hamas. I want to thank President Biden for his unequivocal support. I want to thank leaders across the world who are standing with Israel today. I want to thank the people and Congress of the United States of America.
In fighting Hamas, Israel is not only fighting for its own people, it is fighting for every country that stands against barbarism. Israel will win this war, and when Israel wins, the entire civilized world wins. 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा पर कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने कहा कि हमारा इंडिया गठबंधन मजबूत है, उसमें आपसी सौहार्द और सद्भाव है, जिसकी मजबूती से हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और बीजेपी को भारी शिकस्त देंगे। कांग्रेस के लिए हम अहम होगा ये पिछड़े वर्ग हैं जिनमें ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाएं शामिल हैं, उनको सभी वर्गों को हम कैसे आगे लाएंगे। हमारा जो इंडिया का संगठन है वो बहुत मजबूत है और उसमें आपसी सौहार्द है, सद्भाव है और उसकी मजबूती से हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और भारी शिकस्त देंगे भाजपा को। हमारा जो इंडिया का संगठन है वो बहुत मजबूत है और उसमें आपसी सौहार्द है, सद्भाव है और उसकी मजबूती से हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और भारी शिकस्त देंगे भाजपा को। हमारा जो इंडिया का संगठन वहीं राहुल गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि आज 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक आडवाणी जी वाला और दूसरा सबका। जातिगत जनगणना साफ दिखाएगी कि हिंदुस्तान में कितने और कौन लोग हैं। हमें ये पता लग जाएगा कि कितने लोग और के पास धन है, किसके हाथ में है। शायद इससे हमारी भी गलती है जो कि हमने पहले नहीं की, लेकिन हम उसे पूरा कर कर दिखाएंगे। क्या इंडिया अलायंस भी कास्ट सेंसस को सपोर्ट करेगी? तो मैंने कहा कि देखिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने हमारी जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें निर्णय लिया है कि हम कास्ट सेंसस को इंप्लीमेंट करेंगे। सिर्फ ये नहीं, मगर ये भी डिसीजन लिया है कि हम बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए, क्योंकि देश कास्ट सेंसस चाहता है। अब जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, मैं जानता हूं कि काफी पार्टी इंडिया अलायंस में इस निर्णय का समर्थन करेंगी। 1-2 पार्टी हो सकती हैं जिनकी राय थोड़ी अलग हो। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम कोई फैशिस्ट सिस्टम नहीं है, मगर ज्यादा से ज्यादा पार्टियां इस डिसीजन को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगी। बन रहे हैं एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका। कास्ट सेंसस साफ दिखा देगा कि हिंदुस्तान में लोग कितने हैं, कौन है, और हम वहां नहीं रुकेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं, धन किसके हाथ में है, धन कहां है, एसेट्स किसके हाथ में है। और फिर जैसे मैंने कहा, जो एक्सरे हमें, और मैं कहता हूं शायद इसमें मेरी भी गलती है, जो हमने पहले नहीं किया उसको अब हम पूरा करके दिखा देंगे, क्योंकि इस एक्सरे की जरूरत है। अगर हम नया पैराडाइम, नया डेवलपमेंट का पैराडाइम चाहते हैं जहां सबको न्याय मिले, उसके लिए हमें कास्ट सेंसस करना ही होगा। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव है। हम राजस्थान में अपने 3 उम्मीदवार पहले ही घोषित कर चुके हैं और जल्द ही तेलंगाना के लिए भी घोषणा करेंगे। हमारी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। मुझे यकीन है कि तेलंगाना में लोग हमारे उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। और राजस्थान में 23 नवंबर को है, तो राजस्थान में हमने अपने 3 कैंडिडेट्स का तो अनाउंस कर चुके हैं और तेलंगाना का भी अनकरीब में कर देंगे। और ECI ने जो डेट्स दिए हैं, हमारी पार्टी इस इलेक्शन के लिए शुरू से ही तैयार थी और तैयार है। और हमारी वाहिद पार्टी है जो साल के 12 महीने पिछले 4.5 साल से हम लोग जनता के दरमियान में रहकर काम करते हैं। और मुझे यकीन है कि ख़ास तौर से तेलंगाना में जहां पर हमारे MLAs हैं और जहां पर हम लड़ेंगे, वहां की आवाम हमारी
काम को, हमारी एक्सेसिबिलिटी को, हमारे अवेलेबिलिटी को, हमारे पार्टी के मेंबर्स की उसके ऊपर हमारा साथ देगी और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी से अल्लाह हमको हमकिनार करेगा और हम पूरा ताउन करेंगे कि इलेक्शन पीसफुल हो और सही इलेक्शन स्पिरिट में हो। हमने ये बात जब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के तीनों कमिश्नर आए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी हमने ये कहा था कि हमारी पार्टी की तरफ से पूरा ताउन होगा और हम चाहेंगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। इटावा में 2 सगी बहनों की हत्या के मामले में सपा नेता शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार से अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, इस सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। देखिए, अपराधियों का मनोबल इस सरकार में बढ़ा हुआ है तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसलिए घटनाएं बढ़ रही हैं। देखिए, अपराधियों का मनोबल वहीं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जनता अपना निर्णय सुनाने के लिए उतारू है, पूरी पार्टी मुस्तैदी से चुनाव मैदान में खड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले 25 से 30 साल में नहीं हुआ वो इस बार होगा और कांग्रेस राजस्थान में फिर से सरकार बनाएगी। पांचों राज्यों का जो चुनावी शेड्यूल है वो अनाउंस किया है और हम इसका स्वागत करते हैं। जनता उतारू है अपना निर्णय सुनाने के लिए और 23 नवंबर को राजस्थान में वोट पड़ेंगे, उसका हम सब स्वागत करते हैं। पूरी पार्टी मुस्तैदी से चुनाव मैदान में तैयार खड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले 25-30 साल में नहीं हुआ वो इस बार होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा प्रदेश में बनेगी, इस बात पर पूरा हमको विश्वास है। राहुल जी ने, खड़गे साहब ने, प्रियंका जी लगातार दौरे कर रहे हैं और जो माहौल है, जो फीडबैक हमको मिल रहा है लोगों से, कार्यकर्ताओं से, पब्लिक से, वो पार्टी के पक्ष में है और सभी स्टेट्स में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई हैं, मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, उसको जनता ने पसंद किया है। सरकार संगठन मिलकर काम कर रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि 2023 के चुनावों में सभी स्टेट्स में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। क्लास सेंसस क्या बड़ा इशू होगा? क्लास सेंसस को लेकर आपको क्या लगता है? हम लोगों ने हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले और वहां पर निर्णय लिया गया था कि राजस्थान भी सर्वे करवाएगा कास्ट बेसिस के ऊपर और उसको सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, आदेश जारी कर दिया है, जैसे बिहार में हुआ है। राजस्थान में हमारी पार्टी और सरकार ने मिलकर इस निर्णय को लिया है और आज भी कार्य समिति का जो निर्णय हुआ है उसमें पूरा समर्थन इसको दिया है। हम चाहते हैं कि लोगों की जनगणना हो ताकि जो पॉलिसी मेकिंग है, बजट है, एलोकेशन है, फंडिंग है, जो टारगेट हमारा है वहां तक ढंग से वो स्कीम्स और प्रोग्राम पहुंच सकें ताकि अब तक जो लोग जिनकी ढंग से गिनती नहीं हो पाई थी उनको पॉलिसी फ्रेमवर्क में लाने का मौका मिले। चर्चा हो रही है, सब डिस्कशंस हो रहे हैं, हमारे ऑब्जर्वर्स, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी सब आज दिल्ली में है, बहुत जल्द मीटिंग्स होंगी और मुझे लगता है कि क्रमबद्ध तरीके से सब लिस्टों को हम लोग लॉन्च करेंगे। महिला आरक्षण को आप लोग जो है फर्स्ट सूची में भी जारी करेंगे, क्या उसका पैमाना रखा जाएगा? जो भी लिस्ट बनेगी कार्यकर्ताओं की बनेगी, जो डिजर्विंग हैं, जो विनेबल हैं, मेरिट के आधार पर, जैसे मैंने पहले भी कहा, इसमें किसी का पक्षपात या कोई तेरा है मेरा नहीं होगा। जो ग्राउंड रिपोर्ट्स फीडबैक के आधार पर आएंगी, सर्वे रिपोर्ट्स आएंगी, जो विनिंग कैंडिडेट्स होंगे उनको पार्टी मैदान में उतारेगी। और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि नौजवानों को और मौका मिलना चाहिए। जो लोग जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, उन सब लोगों को और मौका मिले और अच्छे पढ़े लिखे नौजवान लोगों को मौका मिलेगा। वहीं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। बूथ से शीर्ष नेतृत्व तक तैयारी की जा रही है। बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी सरकार बनाने में कामयाब होगी। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पर लोगों को विश्वास नहीं हुआ। कांग्रेस द्वारा जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाने पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बातें देश को विभाजित करने की मानसिकता से उत्प्रोत है। और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और देश के अन्य भाग जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। चुनाव की सारी तैयारियां बूथ से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक लोग कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कार्यकर्ता परिश्रम करेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी सरकार बनाने में सफल होगी।
सर लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने वचन दिया था उसके बाद में जिस तरीके से आप लोग महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, कितनी उम्मीद है कि महिलाओं का वोट इस बार मिलने वाला? कांग्रेस पर लोगों का भरोसा नहीं है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो असत्य भाषण करते हैं। पिछले चुनाव में भी उनके सबसे शीर्ष नेता गए थे, उन्होंने वायदा किया था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। जब सरकार थी उन्होंने दिया नहीं, किसानों का कर्जा माफ किया नहीं और जो जनहितैषी योजनाएं थी उनको बंद कर दिया। तो कांग्रेस पर अब कौन भरोसा करेगा? कांग्रेस तो एकदम सुपड़ा साफ होने वाला मध्य प्रदेश में। सर महिला आरक्षण के बाद ओबीसी और जातीय जनगणना की बात कांग्रेस कर रही है, उनका समर्थन कर रही है। नहीं, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की जो बातें हैं वो देश को विभाजित करने की मानसिकता से ओतप्रोत है। सर आप भी चुनाव लड़ रहे हैं सर, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अब आप ही होंगे अगले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी जो कहे वो करना चाहिए, इस सिद्धांत को मानता हूं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। इसके भाग वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह मीडिया कर्मियों पर हुई कार्रवाई की घोर निंदा करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मीडिया पर जो हमला किया गया हम उसकी घोर निंदा करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि किसी मीडिया हाउस में चाइनीज कंपनी निवेश करती है तो वो देशद्रोह है, लेकिन पीएम मोदी केयर फंड में जब चाइनीज कंपनी फंड देती है तो वो देश प्रेमी कहलाती है। ये अपने आप में विरोधाभास है। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है। बीच में आए थे, समस्याएं सुनी है जी हाँ, जिस प्रकार से एक मीडिया हाउस पर ये पूरे तरीके से हमला किया गया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। बड़े एक आश्चर्य की बात है कि यदि कोई मीडिया हाउस को चाइनीज कंपनी इन्वेस्ट करती है तो वो देशद्रोही हो गई, लेकिन पीएम केयर्स फंड में चाइनीज कंपनीज जब फंड करती हैं तो वो देश प्रेमी है। ये अपने आप में ये विरोधाभास है। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है संविधान में, और विशेषकर से मीडिया को तो पूरी तरीके से अधिकार होना चाहिए। जो इस प्रकार से ये कार्रवाई हो रही है हम उसकी घोर निंदा करते हैं। सर जयचंद कह रहे हैं बीडी शर्मा वो आपने जो मोदी जी को रावण के रूप में दिखाया गया, नहीं मैंने देखिए आपको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सर। जी अच्छा, उनकी बड़ी कृपा है, मुझे इतना महत्व देते हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूं। जहां तक ये प्रश्न है कि वो जब राहुल गांधी जी को रावण के रूप में बनाते हैं, भाजपा करती है, तो वो क्या है उसको जवाब ना दें हम लोग। और ये कोई नई बात नहीं है, हमने जो कुछ भी कहा है तथ्यों के आधार पर कहा है। लेकिन सर देश के प्रधानमंत्री उस तरीके से रावण रूप में दिखाना आप जी अच्छा, उनको तो गलत है और राहुल गांधी जी को अच्छा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।